अस्सलाम वालेकुम। 9 बायोलॉजी से सेल एंड टिश्यू चैप्टर जारी था। हमने 3 लेक्चर जो है 2 लेक्चर में हम लोगों ने तकरीबन नॉन ऑर्गेनली हम लोगों ने पढ़ ली, जिसमें हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आज के इस लेक्चर में जो है फिर एक और नॉन ऑर्गेनली है, थर्ड नॉन ऑर्गेनली है, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये वर्ड, इस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, कैसे बना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है। साइटोप्लाज्म खुद मजमूई तौर पर जो है 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है साइटो और जो अगला वर्ड है वो है प्लाज्म। साइटो का जो मतलब है वो है फ्लूइड, साइटो का मतलब है सेल। प्लाज्म हम कहते हैं फ्लूइड। प्लाज्म का मतलब क्या है? फ्लूइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल का जो फ्लूइड है या द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो फ्लूइड जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। आपके बुक में एक और वर्ड ये लिखा हुआ है कि जो साइटोप्लाज्म का जो मतलब वो है लिविंग सेल जेल। ये जो है सेल का बिल्कुल लिविंग जेल है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म है सेमी विस्कस फ्लूइड। ये क्या है? सेमी विस्कस फ्लूइड है। विस्कस से मुराद है कि गाढ़ा, मतलब साइटोप्लाज्म गाढ़ा है लेकिन जो है सेमी मतलब हाफ तौर पर। यहाँ पे सेमी का मतलब क्या है? सेमी मीन हाफ। तो ये आधा गाढ़ा है, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। इनका गाढ़ापन, इसका कंसंट्रेशन आधा है, ज़्यादा नहीं है। 50% है, 50% नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये जो है सेमी ट्रांसपेरेंट है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ। अब अगर आप देखिए मेरे हाथ से जो है आपको इस तरफ कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा, तो जब भी आपको किसी चीज़ के पार कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आता है तो उसको कहते हैं ओपेक। लेकिन आपको किसी चीज़ के पार कोई चीज़ आपको क्लियर नज़र आता है, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसके उस पार आपको कोई चीज़ नज़र आता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जो साइटोप्लाज्म है वो है सेमी ट्रांसपेरेंट है। सेमी का मतलब है हाफ ट्रांसपेरेंट है, आधा ट्रांसपेरेंट है। इसमें आपको जो चीज़ें हैं वो आधे तौर पर नज़र आते हैं और आधे नज़र नहीं आते, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा गाढ़ा है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। जो साइटोप्लाज्म है ये आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। इस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसके इर्द गिर्द आपको एक मेम्ब्रेन मिल जाएगा। इस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आएगा ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जितना भी फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है, जितना भी आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, या फिर आपके पास जो एक्वस पोर्शन है, एक्वस मतलब वाटरी, जितना भी वाटरी पोर्शन है, इन वाटरी पोर्शन को हम कहते हैं कि ये सारे साइटोप्लाज्म है। तो इस एरिया को हम कहते हैं, इस एरिया को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट, किस पर ख़त्म? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ख़त्म, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ख़त्म। इस रीजन को, इस सारे रीजन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस एरिया को हमने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। अब सवाल ये पैदा हो रहा है क्या साइटोप्लाज्म हर सेल में मौजूद होता है? जी हाँ, साइटोप्लाज्म हर सेल में मौजूद होता है, जिनमें आपको बहुत सारे अंदरूनी तौर पर इनके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें हम बाद में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी ये मौजूद होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स गायब होते हैं और साथ साथ में साइटोस्केलेटन भी नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको बस आपको ऑर्गेनेल्स भी सारे मिलेंगे और साइटोस्केलेटन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कहाँ पर? आपको यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि मैंने आपको एक यूकैरियोटिक सेल आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। इससे अगली बात हम ये करेंगे कि इसकी कंपोजिशन पर बात करेंगे। इसकी कंपोजिशन किस तरह है? कंपोजिशन में आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़रा आप बात करेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन से मुराद
कि साइटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात आपने याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है, साइटोप्लाज्म इज़ अ मिक्सचर। ये क्या है, ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर से मुराद के कई चीज़ों को आपस में मिल जाना, मजमूई तौर पर कई चीज़ों का आपस में मिल जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म से, मिक्सचर से हमें ये पता चला कि साइटोप्लाज्म एक चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ है, कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक फ्लूइड ज़रूर है, एक्वस पोर्शन ज़रूर है, या फिर इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर जितना फ्लूइड पड़ा हुआ है, वाटरी फ्लूइड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मिक्सचर में हम बात करेंगे कि भाई मिक्सचर क्या है। तो इसकी कंपोजिशन दो तरह की इसकी कंपोजिशन है। साइटोप्लाज्म जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये मोस्टली तकरीबन 90% एरिया कवर करती हैं, 80 to 90, या फिर हम कहते हैं 90% एरिया कवर करती है इनऑर्गेनिक एरिया। साइटोप्लाज्म जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तकरीबन कितने परसेंट बना हुआ है, 90% बना हुआ है। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, साइटोप्लाज्म इनमें से जो है सिर्फ और सिर्फ 10% पर मुश्तमिल है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइटोप्लाज्म 10% पर मुश्तमिल है, या 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है, और 90% या 90% जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बना हुआ है, साइटोप्लाज्म इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है नॉर्मली तौर पर। अब कई और चीज़ें भी हैं, लेकिन हम लोग 9th की क्लास की हद तक बात करते हैं। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें से जो सबसे मेजर रोल है वो है वाटर का, H2O का। वाटर ऑलमोस्ट 80 से 85 या 80 से तकरीबन 90 तक आपकी बुक में भी बात की है। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक है वो है आपके पास कुछ साल्ट्स वगैरह, कुछ आयंस वगैरह, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटाशियम, जैसे कि क्लोरीन। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसमें से जो मोस्टली है वो आपके पास वाटर है। तो हमने ये बात की कि जो साइटोप्लाज्म है वो वाटर पोर्शन पर ऑलमोस्ट 90% से तकरीबन मुश्तमिल होता है, और उसके साथ साथ कुछ साल्ट्स, सोडियम, पोटाशियम, कुछ आयंस वगैरह भी होते हैं। इन चीज़ों को मिलाकर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये चार्ज वाले चीज़ें होते हैं, चार्ज वाले सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने बात की कि साइटोप्लाज्म जो है ज़्यादातर पर वाटर पर मुश्तमिल होता है, वाटरी एरिया पर मुश्तमिल होता है, H2O पर मुश्तमिल होता है। इसीलिए अगर आप देखें कुदरत का नेचर है तो पूरी दुनिया में देखें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, और हमारी बॉडी का जिस्म देखें तो हमारी बॉडी की जो जिस्म है वो ज़्यादातर पर पानी पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की थोड़ी सी बात करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके पास जो ज़्यादातर पर आते हैं वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन दोनों चीज़ों से जो है आपके पास क्या बना हुआ है, आपका जो है साइटोप्लाज्म बना हुआ है। अब एक चीज़ आपने याद रखना है, ऑर्गेनिक चीज़ें किसके अंदर डिज़ोल्व है, ये दोनों आपस में डिज़ोल्व है। ये चीज़ें डिज़ोल्व है इसके अंदर, ख़ासकर वाटर के अंदर। मिसाल के तौर पर ये चीज़ें, ये जितने भी सब्सटेंसेस है और ये जितने भी सब्सटेंसेस है, ये और ये दोनों कंपाउंड जो है आपस में डिज़ोल्व्ड है, आपस में क्या है, डिज़ोल्व्ड है। अगर ये दोनों आपस में डिज़ोल्व्ड है तो ये बनाएगा सॉल्यूशन। ये क्या बनाएगा, ये एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये इन दोनों की वजह से एक सॉल्यूशन बना, क्योंकि ये दोनों आपस में डिज़ोल्व्ड है। ऑर्गेनिक चीज़ें इनऑर्गेनिक के अंदर डिज़ोल्व्ड है,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये किसके अंदर डिजोल्व है? वाटर के अंदर डिजोल्व है। तो ये दोनों आपस में डिजोल्व है, इसीलिए ये एक सोल्यूशन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? तो साइटोप्लाज्म में हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म एक खुद सोल्यूशन से मिला हुआ, सोल्यूशन से बना हुआ है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में दो चीज़ें आते हैं। सोल्यूशन में एक आता है इसमें एक आता है सॉल्वेंट, और दूसरा इसमें आता है सॉल्यूट। सॉल्यूट वो चीज़ें होते हैं जो तादाद में कम होते हैं, लेस इन नंबर आर कॉल्ड सॉल्यूट। जो मोर इन नंबर होते हैं, जो तादाद में ज़्यादा होते हैं, तादाद में क्या होते हैं? ज़्यादा, मोर इन नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं। हमेशा जो इनऑर्गेनिक चीज़ें होंगी वो एज अ सॉल्वेंट होंगे, जैसे कि वाटर। तो वाटर तादाद में ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, यानी 90% ज़्यादा है, वो या 10% ज़्यादा है, तो 90% ज़्यादा है जो कि वाटर है। तो वाटर हमेशा एज अ सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा होगा, जो अपने अंदर किस चीज़ों को डिज़ोल्व करेगा? सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा। तो वो सॉल्यूट के आपके पास क्या होगा? सॉल्यूट आपके पास क्या होगा? सॉल्यूट आपके पास प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड्स होगा और विटामिन्स होगा। तो ये आपके पास क्या होंगे? ये आपके पास सॉल्यूट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि तादाद में कम, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो इनऑर्गेनिक जो तादाद में क्या है? ज़्यादा है। अब ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये हमने इसकी कंपोजिशन की कि इन चीज़ों से जो है हमारे पास मिलकर बना हुआ है। क्या मिलकर बना हुआ है? आपका जो साइटोप्लाज्म है वो मिलकर बना हुआ है। कुछ बातें और थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म के दो रीजन हैं, एक न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक इसके आसपास वाला रीजन, एक ये वाला, और एक जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है। इन सेल मेम्ब्रेन के आसपास वाला जो रीजन है, जो एरिया है, ये दोनों एरिया थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। कैसे मुख्तलिफ होते हैं? जो न्यूक्लियर के आसपास जो वाली एरिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब आसपास वाली एरिया है, इसको हम कहते हैं, इस वाली एरिया को हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर और सेल मेम्ब्रेन के करीब, सेल मेम्ब्रेन के आसपास, करीब और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर, जो आपके पास जो दूसरा फ्लूइड मिलेगा, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। अब ये बात हमें पता चल गई। हमेशा याद रखिए जो यहाँ पे जो एक्वस स्ट्रक्चर है, अब साइटोप्लाज्म को आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो, आप एक्वस स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, आप साइटोसोल भी कह सकते हैं। साइटोसोल क्यों कहते हैं, ये चीज़ें थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा कि एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कैसे? जो एंडोप्लाज्म है वो लेस विस्कस होगा, मतलब इसका गाढ़ापन क्या होगा? कम होगा। लेकिन जो एक्टोप्लाज्म है वो मोर विस्कस होगा, इसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, वो ये बिल्कुल जेल लाइक होगा, और वो सोल होगा। ठीक है, ये जेल हो गया यहाँ पे। अब ये बातें भी हमारे खेल, इससे हमें ये पता चला कि जो साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूशन है जो हम लोगों ने इधर देखा था, वो कभी भी एक जैसा नहीं होता है, कभी ज़्यादा और कभी कम। तो इनमें मॉलिक्यूल्स, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी आपको मिलेंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपको अमाइनो एसिड मिलते हैं, ठीक है, आपको अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह आपको मिलेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल्स में आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आपको लार्ज मॉलिक्यूल्स में आपको मिलेंगे। एंजाइम्स वगैरह भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। कुछ चीज़ें में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कुछ टर्म्स में। उन टर्म्स को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोसोल क्या है। इन चीज़ों में अक्सर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रोटोप्लास्ट, अगर ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये इस एक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस एक स्ट्रक्चर का नाम है सेल वॉल। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, किधर? बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम है सेल वॉल, सेल वॉल।
तो सेल वॉल के नीचे जितने भी सब्सटेंस है, सेल वॉल के नीचे जितने भी सब्सटेंस आपको नजर आएंगे, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। मतलब वो चीज़ें जो सेल वॉल के अंदर आ रहे हैं, जो सेल वॉल के नीचे आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म सेल चीज़ें की बात नहीं, फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो फ्लूइड आपको सेल मेम्ब्रेन के नीचे मिलेगा, अंडर सेल मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कहाँ पे मिलेगा? ऐसा फ्लूइड जो आपको मिलेगा कहाँ पर? अंडर सेल मेम्ब्रेन, अंडर सेल मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मिसाल ये आपके पास क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर भी ये जो रेड है ये भी फ्लूइड है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या है? इस फ्लूइड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म, एक्वस फ्लूइड है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर भी एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मजमूई तौर पर, इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इन दोनों को साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अगर आप क्या करोगे? अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप एक पूरे न्यूक्लियस को बाहर निकालो, इस न्यूक्लियस को बाहर निकालो और इधर रखो, न्यूक्लियस को पूरा बाहर निकालो, इधर रखो, तो ये बन जाएगा साइटोप्लाज्म। मतलब आपने न्यूक्लियोप्लाज्म भी बाहर निकाला ना, तो ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस सारा आप बाहर निकालो और सेल से बाहर निकालो, तो ये क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म बन जाएगा। साइटोसोल क्या है? जब भी आप ऑर्गेनेलीज रिमूव करो सेल से, आप क्या करोगे? रिमूव ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज फ्रॉम सेल। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। उन ऑर्गेनेलीज को, अब ये देखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेलीज हैं। इन ऑर्गेनेलीज को आप रिमूव करो, किधर से रिमूव करो? सेल से, तो ये बन जाएगा साइटोसोल। तो साइटोसोल में जितना फ्लूइड बच जाता है, ऑर्गेनेलीज को निकाल के जो इधर जो वाटरी फ्लूइड बच जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइटोसोल कहते हैं। ये बात भी आप क्लियर हुई। दूसरी बात, ये जो एक और प्लांट है साइक्लोसिस, साइक्लोसिस को मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जो भी साइटोप्लाज्म है वो जब मूव करेगी तो हम इसको साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। जब भी साइटोप्लाज्म फ्लो करता है, मूव करता है, तो हम साइक्लोसिस का यहाँ पे इनको नाम देते हैं। डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ये चीज़ें, 9th क्लास है, क्योंकि चीज़ें कम बताऊंगा तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। अब ये चीज़ें हमारे क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक फाइनल बात इसका मैं और बताता चलूँ। जो साइटोप्लाज्म है, मैंने कहा ये सोल्यूशन है, वाटर ज़रूर है, ज़्यादा हिस्सा 90% तो वाटर है, लेकिन इसमें और चीज़ें भी ऑर्गेनिक और मज़ीद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये आपस में क्या है? डिज़ोल्व है, एक सोल्यूशन के तौर पर काम करते हैं। तो ये पानी से हैवी है, हायर देन वाटर, ठीक है। तो हैवियर देन वाटर, तो ये क्या है? पानी से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, बारीक है। अगर आप एक जगह पे पानी रखो और एक जगह पे साइटोप्लाज्म फ्लूइड रखो, तो साइटोप्लाज्म में आपको ज़्यादा भारी आपको नज़र आएगा। ml के तौर पर 100 ml एक रखो, 100 ml दूसरा रखो, तो साइटोप्लाज्म थोड़ा सा क्या है? भारी है। और ये लिविंग जेल है, ये फ्लो भी करता है थोड़ा सा। अब ये चीज़ें तो हो गए, अब ज़रा इसके फंक्शन की बात करता हूँ कि फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है वो है स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस सेल क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो स्टोर हाउस है। क्या है स्टोर हाउस ऑफ द सेल? स्टोर हाउस से मुराद है कि ये बाकी चीज़ों को जगह देता है, कि भाई ये ऑर्गेनेलीज को जगह देता है कि भाई ऑर्गेनेलीज आप आ जाओ, इधर रह लो। तो इधर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज, ये 1 ऑर्गेनेली, 2 ऑर्गेनेली, 3 ऑर्गेनेली, 4 ऑर्गेनेली, सारे के सारे, जैसे हमारे पास 9 ऑर्गेनेलीज हैं, तो ये 9 के 9 ऑर्गेनेलीज किधर रहते हैं? आपके सेल साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी काम काज होता है, जितने भी एक्टिविटीज़, सेल अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ किधर परफॉर्म करते हैं? इधर परफॉर्म करते हैं। तो जितने माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, सारे की सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर स्टे करते हैं, इधर रहते हैं। ये उनकी जगह है, ये उनका घर है। दूसरा काम जो साइटोप्लाज्म का है वो मेंटेन सेल शेप।
जो सेल का जो प्रॉपर शेप है वो साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सेल का शेप कैसे साइटोप्लाज्म बरकरार रखता है। जैसे एक गुब्बारा है, अगर आप एक गुब्बारे के अंदर वाटर डालते हो ना, प्लाज्म, ये जो प्लाज्म जो फ्लूइड है, वाटर भी तो फ्लूइड है ना, तो उस फ्लूइड को, वाटरी फ्लूइड को आप एक गुब्बारे के अंदर डालो, ठीक है, तो वो जो गुब्बारा है वो ऐसे फूल जाएगा, वो एक उसका एक शेप बन जाएगा। किसकी वजह से? पानी की वजह से। तो यहाँ पे भी जो वाटर है वो एक शेप दे रहा है, सेल को एक प्रॉपर शेप दे रहा है। दूसरी बात है कि हम तीसरा फंक्शन क्या है? साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये तीसरा फंक्शन है, साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ साइटोप्लाज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है? फर्ज करें इधर आपके पास एक ग्लूकोज पड़ा हुआ है, इधर क्या है? एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इधर टूट जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है। जब ग्लूकोज टूट जाता है तो इनसे डेफिनेटली एनर्जी बनेगी। तो जब भी ग्लूकोज टूट जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज का टूट जाना, कभी कभार अमाइनो एसिड, इधर अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं, ये अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये बना लेते हैं प्रोटीन, अमाइनो एसिड से बना प्रोटीन। तो जब ये यहाँ पे क्या बना? प्रोटीन। तो इस प्रोसेस में कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन का बन जाना, ग्लूकोज का टूट जाना, ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म है, चीज़ें का बन जाना, चीज़ों का टूट जाना। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का काम है। तो ये काम था साइटोप्लाज्म का। और बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर बातें होगी। आज के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।